our YouTube channel. In this video we are going to share the short questions from the last lesson. In our previous videos we have shared the lesson line by line explanation of this lesson written by Alfonso Daudet from the book Flamingo. And in this particular video we are just trying to make you clear about the questions that can be a part of your board examination while appearing for the 12th class papers. इन क्वेश्चंस में ये जो है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. इन क्वेश्चंस का जो नंबर्स होते हैं 2 marks each would be rewarded to you people, जिसमें डिवाइडेशन ऑफ जो नंबर होती है वो 1+1 की होती है. एवरी क्वेश्चन दैट यू विल अटेम्प्ट इन द शॉर्ट क्वेश्चंस 2 marks मिलेंगे. 1+1 की अटेम्प्टेशन होती है वो. 1 mark होता है आपकी जो कंटेंट का और 1 mark होता है जी फॉर योर मिस्टेक्स. तो एनी काइंड ऑफ मिस्टेक विल बी देयर. अगर कोई भी मिस्टेक आप करते हो तो उसकी रिडक्शन ऑफ मार्क्स होती है. लेट मी मेक यू क्लियर. बोर्ड मार्किंग सिस्टम एक डेफिनेट कंडीशन देता है भी अगर बच्चा एक आंसर में 3 मिस्टेक्स करता है तो उसका हाफ मार्क डिडक्ट किया जाता है. सो इफ़ यू विल मेक 3 मिस्टेक्स, उसके बाद अगर आप 4th मिस्टेक पे जाते हो तो आपका हाफ मार्क काटा जाता है. सो शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े रिस्की भी होते हैं. रिस्की इन द सेंस मीन्स इट इज़ नॉट ईजी टू स्कोर 2 out of 2 इन एवरी क्वेश्चन, क्योंकि यू हैव टू राइट इट करेक्टली. यू हैव टू राइट अप टू द कंटेंट. जो क्वेश्चन की डिमांड है आप उतना आंसर लिखोगे. एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वाइल राइटिंग दिस शॉर्ट क्वेश्चंस, जब आप आंसरिंग करते हो तो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. आफ्टर दैट यू हैव टू कीप इट इन माइंड भी आपका हर आंसर आपसे एक मेन की पॉइंट डिमांड करता है. की पॉइंट मीन्स आपसे जो पूछा गया है क्वेश्चन में यू हैव टू आंसर इन दैट पर्टिकुलर लिमिट ओनली. इसकी जो वर्ड लेंथ होती है क्वेश्चंस की वो 30 to 40 वर्ड्स की होती है. डिपेंड्स अपॉन द फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन पूछा गया है. So you have to answer it in 2 to 3 lines only. Okay, so let's start with the questions. I have tried to provide the questions according to the reading of the lesson. जैसे जैसे कंटेंट लेसन में प्रोवाइडेड है उसके अकॉर्डिंगली मैंने जो क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू मेक अ रिमाइंडर कॉल दैट if you please like, subscribe and share our channel, that will enhance our efforts to provide you more content. आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिममली शेयर करें ताकि हम आने वाली वीडियोस में आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट फॉर द लेसन्स जो हम सिलेबस के करेंगे वो प्रोवाइड करवा पाएँ. So here we go with the questions. First question is, why did France did not like to go to school? फ्रांस को स्कूल जाना क्यों नहीं पसंद था? Just make it sure you have to give the direct answers only. We not to make any kind of efforts भी आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिखो, because these are the short questions and you have to be to the point. So the answer would be, he did not like to go to school because he feel dreadful of scolding by M. Hamel. He never prepared his homework, especially for participles. तो इसीलिए वो डरता था. उसको पता था कि जो हेमल है तो इसका जो की पॉइंट है ये है ड्रेडफुल ऑफ स्कोल्डिंग. ठीक है. सेकेंडली होमवर्क नहीं करता था. कौन सा नहीं करता था? पार्टिसिपल्स का. तो ये आंसर आपको 2 की पॉइंट्स दे रहा है. यू हैव टू मेंशन. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स टेम्प्टेड फ्रांस टू कीप अवे फ्रॉम स्कूल? टेम्पटेशंस मीन्स क्या चीज़ें उसको एल्योर करती थी, उसको लालच देती थी भी स्कूल रहने दे, कहीं और चल. सो द आंसर विल बी, द डे वॉज वार्म एंड ब्राइट एंड फ्रांस फेल्ट टेम्प्टेड टू सी बर्ड्स इन द वुड्स. मोरओवर ही ऑल्सो वांटेड टू एंजॉय द ड्रिलिंग बाय प्रूशियन सोल्जर्स बट ही डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल. तो इसकी जो की पॉइंट्स है, एक तो है जी ये, ही जस्ट वांटेड टू सी द बर्ड्स. वुड्स ऐसे एरिया को बोलते हैं जो फॉरेस्ट के अंदर तो नहीं आएगा, बट हाँ जो एक ग्रीन हरियाली भरा एरिया हो जहाँ पे ज़्यादा लोगों का आना जाना ना हो, एंड दैट वुड मार्क टू बी द वुड्स. ओके.
तो कहता जी मेरे को वुड्स में जाके बर्ड्स देखना अच्छा लगता है, या ही जस्ट वांटेड टू एंजॉय द ड्रिलिंग बाय प्रूशियन सोल्जर्स। तो ही डोंट वांट टू गो टू स्कूल, स्कूल नहीं जाना बस उसको। तो ये इसके 2 की पॉइंट्स हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड फ्रांस सी व्हेन ही पास्ड बाय द टाउन हॉल। क्या देखा उसने टाउन हॉल में जब वो वहाँ से गुजर रहा था, व्हेन ही वाज गोइंग टू स्कूल। He saw a crowd in front of bulletin board because for the last 2 years all bad news had come from there and he was wonder what could be the better on that day। तो यहाँ पे उसने क्राउड देखी उसके सामने, टाउन हॉल के सामने, बुलेटिन बोर्ड के सामने। पिछले 2 साल से सारी बैड न्यूज़ जो थी जो बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी, आज वो परेशान था, आज मैटर कौन सा है। सो दैट वॉज ही जस्ट स्टॉप देयर, वहाँ पे रुका, क्या देखने के लिए, स्पेशली बुलेटिन बोर्ड। ओके, व्हाट डिड द ब्लैक स्मिथ से टू फ्रांस। वहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ खड़ा था, जब हमने लेसन पढ़ा था तो उसमें मेंशन था वॉशर वॉज स्टैंडिंग देयर। तो उसने फ्रांस को क्या कहा था। When Franz stopped near the bulletin board, the blacksmith standing in front of it, उसके बिल्कुल सामने खड़ा था, said to him that do not go fast, you would have plenty of time to reach। कहता मत भाग, बहुत टाइम है तेरे पास जाने के लिए। Franz thought that he was making fun of him as he was late for school। उसको लगा भी ये मेरा मजाक उड़ा रहा है क्योंकि मैं स्कूल के लिए लेट हूँ। तो इसके की पॉइंट्स थे that he said that do not go fast, you would have plenty of time to reach, and उसको लगा that he is making fun of me, मेरा मजाक उड़ा रहा है। ठीक है, तो this is the answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है why did Franz feel different when he reached the school। क्यों उसको उस दिन उसका स्कूल अजीब लगा था। तो नंबर ऑफ जो की पॉइंट्स हैं इसमें you can include like there were usually lots of noises when the school began, like opening and closing of desks, sound of teacher's ruler and lessons in unison, but on that day it was all quiet and peaceful like Sunday morning। That made him a bit suspicious about the situation। Moreover, Hamel did not scold him, Hamel ने उसको डांटा भी नहीं था। इसके जो की पॉइंट्स हैं we have number of, you can write any। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क था जी, साउंड ऑफ टीचर रूलर था, लेसन्स इन यूनिसन थे, इट वॉज ऑल क्वाइट एंड पीसफुल लाइक संडे मॉर्निंग। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यू कैन इंक्लूड इन दिस आंसर। यहाँ पे आंसर मैंने थोड़ा सा बड़ा करके लिखा है सो दैट यू कैन कीप द थिंग्स, जो 2 मेन की पॉइंट्स यू वांट टू यूज़ हेयर फॉर राइटिंग आंसर्स दैट यू कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाई वॉज हैमल ड्रेस डिफरेंटली ऑन दैट डे। जब वो स्कूल पहुंचा था तो हैमल उसको डिफरेंट क्यों लगा था, क्या ड्रेसअप, कैसे ड्रेसअप होके आया था। हैमल वॉज नॉट ड्रेस्ड डिफरेंटली बट ही वॉज ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट क्लोथ्स। कहता जी हैमल अच्छे डिफरेंटली ड्रेस्ड ही नहीं था बल्कि अपने सबसे बेस्ट क्लोथ्स में ड्रेस्ड अप था। फ्रांस सॉ दैट ही वॉज वियरिंग हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट एंड अ फ्रिल्ड शर्ट। ही वॉज वियरिंग अ लिटिल ब्लैक silk cap, it was all embroidered, which you normally used to wear on the days of inspection and prize days। तो in this answer I have included number of key points, you need to write 2 only। जैसे क्या डिफरेंटली उसने वेयर किया हुआ था, एक तो उसने बेस्ट क्लोथ्स पहने थे, कौन से पहने थे जी, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट था एंड फ्रिल्ड शर्ट थी उसकी, विच यू नॉर्मली यूज्ड टू वेयर ऑन द डेज ऑफ इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। स्कूल में जब स्पेशल डेज होते थे उस टाइम पे वो कपड़े पहनता था, तो दैट अपीयर्ड अ बिट डिफरेंट टू हिम। फ्रांस को थोड़ा अजीब लगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द एल्डर्स ऑफ द विलेज अटेंड द लास्ट लेसन। क्यों अटेंड किया था एल्डर्स ऑफ द विलेज ने लास्ट लेसन। फ्रांस नोटिस नंबर ऑफ एल्डर्स ऑफ द विलेज सिटिंग इन द स्कूल क्लासरूम। They were old students of Hamel. They had come to school to thank Hamel for his 40 years of faithful service. Hauser was holding a primer of French language. तो फ्रांस ने नोटिस किया था they were sitting in the classroom। क्यों, क्योंकि वो ओल्ड स्टूडेंट्स थे हैमल के, उसको थैंक क्यों करने आए थे, क्योंकि उसने 40 साल इस लैंग्वेज को वहाँ पे पढ़ाया था। हाउजर वॉज वन ऑफ द विलेजर एंड ही वॉज होल्डिंग अ प्राइमर। प्राइमर मैंने आपको समझाया था जो बिगिनर बुक्स होती हैं किसी लैंग्वेज की। What a thunderclap these words were to me. Explain this. This is an expression given in the lesson. You need to explain this. When Hamel announced in the class that orders had come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine, and the new teacher was coming next day,
Franz felt that these words were like a thunderclap and it was almost unexpected from him. तो इसके जो की पॉइंट्स होंगे दैट वुड बी द ऑर्डर्स. भी ऑर्डर्स आ चुके हैं बर्लिन में टू टीच जर्मन और न्यू टीचर वुड बी कमिंग टुमारो. तो ये इसके की पॉइंट्स हैं. आई हैव गिवन 3. यू कैन यूज़ एनी 2 while writing the answer. Next question would be what changes did the order from Berlin cause in the school that day? जो ऑर्डर्स आए थे बर्लिन से उसके बाद स्कूल में कौन कौन से चेंजेस देखे नोटिस हुए. Firstly, the order explained that only German would be taught in the schools and French language would be banned. एक तो थोड़ा सा हमको समझाना पड़ेगा कि ऑर्डर क्या था. कि फ्रेंच बैन होगी और जर्मन पढ़ाई जाएगी. एज इट्स कॉन्सिक्वेंस मीन्स होता है इसके रिजल्ट में. उसके बाद क्या हुआ था ऑर्डर के बाद. द स्कूल वॉज क्वाइट. स्कूल में क्वाइटनेस थी, शांति थी, चुप्पी थी. हैमल वॉज रेडी विद हिज लास्ट लेसन. हैमल तैयार था जी अपने लास्ट लेसन के साथ. एंड एल्डरली पीपल ऑफ द विलेज दे वर सिटिंग देयर टू अटेंड द लास्ट लेसन. क्यों बैठे थे? टू गिव रिस्पेक्ट. While writing the answers now, you have to make connectivity with the answers. आपको आंसर्स के साथ कनेक्टिविटी बनानी पड़ती है. ऐसा नहीं सिंगल लाइन आंसर लिखा और आपका जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो गया. ठीक है. सो हाउ डिड फ्रांस फील आफ्टर हैमल्स अनाउंसमेंट. जो हैमल ने अनाउंसमेंट की थी भी जर्मन पढ़ाई जाएगी, उसके बाद हैमल का रिएक्शन क्या था. फ्रांस वॉज फुल ऑफ रिग्रेट. बहुत रिग्रेट था जी, पछतावा था इस चीज़ का. ही वॉज सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स. ही फॉरगॉट ऑल अबाउट मिस्टर हैमल्स रूलर. He thought his books a nuisance, but now he saw them as his old friends that he could not give up. जो बुक्स पहले उसको बाहर लगती थी, अब लगता था जैसे उसके पुराने फ्रेंड्स हैं तो उससे छूटते जा रहे हैं. What is procrastination? This is one of the important questions while attempting this short questions. This is the basic theme of the lesson. Procrastination क्या है? Procrastination means delaying of work. आज का काम कल पे छोड़ देना. Like in this lesson, every character was a victim of procrastination. Hamel was not ready to teach the students. Franz was not ready to learn the lessons, and the parents were not ready to send their children to the school for learning. During the last lesson, Hamel held each and everyone responsible for delaying in learning the French language. तो पहला जो हैमल ने खुद को अपना दोषी माना, फिर फ्रांस ने माना, आफ्टर दैट पेरेंट्स. ये सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल थे प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए. प्रोक्रेस्टिनेशन क्या थी जी? लैंग्वेज को ना सीखने की. कल पढ़ लेंगे और एक दिन ऐसा आया मेरी लैंग्वेज बैन ही हो गई. हाउ विल यू हेल्प फ्रांस रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्रेस्टिनेशन. दिस इज़ वन ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम वैल्यू बेस्ड पार्ट. भी कैसे आप मानते हो फ्रांस रिस्पॉन्सिबल है. Franz did not like to learn participles. Instead of that, he wanted to enjoy lots of things like drilling of crucial soldiers in the open fields, birds and sliding on the Saar. These are the key points. क्या करना उसको? ड्रिल देखनी है, birds eggs देखने हैं, sliding on the Saar. Any two you can use. Participles नहीं पढ़ने, ये उसकी procrastination थी. आज नहीं, कल पढ़ूँगा. How Mr. Hamel and the parents were responsible for children's neglect of the French language. Other references of procrastination means procrastination के लिए बाकी और कौन जिम्मेदार था. फ्रांस तो खुद को मानता ही था. Hamel said that the parents did not care about the study of their children and were anxious to put them to some work in fields or mills. कहता पेरेंट्स कहते हैं जी काम कर लो, थोड़ा पैसा कमा लो फील्ड्स में या मिल्स में काम करके. Hamel ने खुद को भी दोषी माना. Hamel blamed himself also not teaching in the classes. Instead asked students to water his flowers and announce holidays whenever he wanted to go to fishing. कहता जी मेरे को फिशिंग अल्योर करती है, या मैं कहता था बच्चों को मेरे फ्लावर्स में पानी डाल दो. जिसका गार्डन था छोटा सा. सो दीज वर द अदर रेफरेंसेस फ्रॉम द प्रोक्रेस्टिनेशन. रेफरेंसेस होता है जी डायरेक्ट लेसन में से एग्जाम्पल्स उठाने किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में. What did Hamel do in his last lesson? क्या किया हैमल ने अपने उस लास्ट लेसन में जो उसके पास था उस दिन. Hamel taught number of things in the last lesson. He asked students to recite the different rules for participles. He taught them the rules of grammar. After that, they had lessons in writing. Franz listened so carefully and felt that it was all very easy to understand. तो ये कंप्लीट सम अप है उसके लास्ट लेसन का. भी उन्होंने बहुत कुछ किया. नंबर ऑफ थिंग्स. पार्टिसिपल्स पढ़े जी, ग्रामर की उन्होंने, उसके बाद उन्होंने राइटिंग सेक्शन भी अटेम्प्ट किया.
फ्रांस को लग रहा था आज सब कुछ बहुत ईजी था, जो एक दिन पहले बहुत डिफ़िकल्ट था उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ लैंग्वेज शॉविनिज्म? दिस इज़ द सेकेंड सब थीम ऑफ द लेसन। लैंग्वेज शॉविनिज्म क्या होती है? लैंग्वेज शॉविनिज्म मीन्स गिविंग इम्पोर्टेंस टू वंस ओन मदर लैंग्वेज एंड गिविंग इट द सुपीरियर स्टेटस। अपनी मदर लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानना और उसको सबसे सुपीरियर कहने का स्टेटस उसको देना। दिस लेसन प्रोवाइड्स अ आइडिया ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज एंड कंसिडर इट टू बी द मोस्ट क्लियरेस्ट एंड द लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। हैमल सेड इट टू बी द की टू द प्रिजन फॉर द पीपल हु आर enslaved. This is a reference from the lesson. If you want to make your answers more impressive while writing for the boards, so you have to keep such points in your answers. आपको ऐसे कुछ points रखने होंगे क्योंकि evaluation के टाइम, चेकिंग के टाइम जो बच्चे ऐसे आंसर्स लिखते हैं जिसमें ऐसे वैल्यू पॉइंट्स, की पॉइंट्स ये होते हैं, सो दे स्कोर मैक्सिमम 2 out of 2. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स? एक्सप्लेन दिस इन्फ्रेंस। ये जो इन्फ्रेंस है ये डायरेक्ट लेसन में से उठाया गया है। दैट व्हाट डज एक्चुअली सिग्निफाई? सो द आंसर विल बी it tells about the Frenchman's love for the country and the language. It is in the blood and cannot be finished. ख़त्म नहीं किया जा सकता जिसको आप किसी के दिमाग में से उसकी जो कंट्री को नहीं निकाल सकते। One can enslave their body. आप किसी को बॉडी को तो स्लेव बना सकते हो, उसको गुलाम बना सकते हो, but not the spirit. ठीक है। One cannot make a bird sing in another bird's voice. आप किसी के करेक्टर में से उसको निकाल के किसी दूसरे का करेक्टर उसमें नहीं डाल सकते, नहीं थोप सकते। सो दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ उसने एक सिग्नेटरी पॉइंट उठाया यहाँ पे। ये कहता जी कल पिजन्स को भी आप जर्मन बोलना सिखा दोगे या समझना सिखा दोगे या ये भी जर्मन बोलेंगे। सो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे आपको स्लेवरी शो हुई है इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। इज देयर एनी रेफरेंस ऑफ हैमल्स फैमिली इन द लेसन? ये भी क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आता है। हैमल की फैमिली का कोई रेफरेंस है? कई बार एक्सट्रैक्ट में क्वेश्चन आ जाता है, तो यू शुड नो अबाउट इट। यस, देयर इज अ लिटिल बिट रेफरेंस ऑफ हैमल्स फैमिली इन द लेसन। लाइक एट द एंड ऑफ द लेसन देयर वाज मेंशन ऑफ हिज सिस्टर। इसकी सिर्फ सिस्टर का मेंशन है। हु वाज पैकिंग द ट्रंक एज दे हैड टू लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। कल उनको जो अगले दिन उनको छोड़ के जाना था उस एरिया के लिए। सो शी वॉज पैकिंग द ट्रंक्स, वो पैकिंग कर सामान पैक कर रही थी। तो जब क्लास लग रही थी, लास्ट लेसन लग रहा था, तो बीच बीच में उसकी पैकिंग करते उसकी ट्रंक की आवाज़ें आ रही थी। वाई वॉज फ्रांस ओवरवेल्म्ड व्हेन हैमल कंप्लीटेड हिज लास्ट लेसन? फ्रांस क्यों ओवरवेल्म था जब हैमल ने अपना लास्ट लेसन कंप्लीट किया? ओवरवेल्म होता है उसका मन क्यों भर भर के आ रहा था? When the little babies were chanting the French vowels, I have mentioned the vowels here. ये vowels जो आपकी बुक में mentioned है in your text, तो French vowels गा रहे थे in the class. Everybody was repeating in unison. सब उनके साथ साथ उन्होंने रिपीट करना शुरू किया with trembled emotional voices. Voice, it was a situation where everybody wanted to laugh and cry. ये वो situation थी which created the atmosphere of हम कहते हैं ना, एक बहुत सैड एटमॉस्फेयर क्लास में क्रिएट हो गया था जब ये गा रहे थे। दिस क्रिएटेड एन ओवरवेलमिंग मोमेंट इन द क्लास। हाउ विल यू एक्सप्लेन द कंट्रास्टिंग इमेजरी ऑफ द चर्च क्लॉक एंड द क्रूशियल ट्रम्पेट्स? कैसे आप इसको कंपेयर कर सकते हो? द चर्च क्लॉक रिप्रेजेंट्स द वैल्यूएबल टाइम दैट स्टूडेंट्स वेस्टेड इन प्ले। तो चर्च क्लॉक की सिग्निफिकेट ये है, एंड द क्रूशियल ट्रम्पेट सिग्निफाइज द चेंजिंग ऑफ टाइम एंड सर्कमस्टांसेस। दिस वन एंड दिस वन। दैट बैन द नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज मीन्स उनकी जो लैंग्वेज थी जो वो बोलते थे, फ्रेंच लैंग्वेज, उसको बैन कर दिया था। द थिंग्स वर टेकन फॉर ग्रांटेड। हम चीज़ों को, टाइम को कभी अपने हिसाब से ढालना शुरू कर देते हैं। एंड आफ्टरवर्ड्स एवरीबडी हैड टू फील द पेन ऑफ परमानेंट लॉस। जो आपको एक बाद में तकलीफ़ देती हैं वो चीज़ें, जैसे वहाँ पे उस दिन फ्रेंच पीपल देवर फीलिंग भी अब वो फ्रेंच बोल ही नहीं पाएंगे। सो दैट वाज दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कंट्रास्टिंग इमेजरी है। कमिंग टू द वेरी लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर लेसन, दिस इज़ वाई डिड हैमल राइट वाई विल फ्रांस ऑन द बोर्ड? क्यों लिखा था हैमल ने ये 3 वर्ड्स? इट मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, मेरा फ्रांस हमेशा अमर रहे। इट वॉज एन इमोशनल फेयरवेल,
ठीक है, of Hamel for his most clearest and logical language of French that he taught for 40 years. ये उस टीचर का एक लास्ट सैल्यूट था अपनी लैंग्वेज के लिए, जिसके लिए उसने, जिसको 40 साल उसने अपनी लाइफ के दिए थे, उसकी सर्विस की थी, एंड ही ट्राई टू प्रोवाइड the maximum that he could do for this language. So these are the few short questions that I prepared from this particular lesson. Just go through it and try to keep up with the pace of the lesson. Thank you so much and have a nice day.